वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया दिफाई तजियाकार खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जंग तो मजीद बढ़े जा रही है और ईरान की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी कि वो खलीजी ममालिक पे हमले नहीं करेगा, लेकिन कल देखा गया कि खलीजी ममालिक पे हमले किए गए और साथ ईरान पर जो हमला किया गया है इसराइल की जानिब से, वो उनकी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पे। इसका मतलब ये है कि हम आइंदा आने वाले दिनों में ये तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और इसे बढ़ता हुआ देखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर अमेरिका और इज़राइल के दिमाग में या ज़हनों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है इंटेंसिटी की बजाय। क्योंकि कमर साहब आप देखिए कि बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा एस्टिमेट किया हुआ था अमेरिका ने और इज़राइल ने अपनी माइटी पावर को। अमेरिका ने कहा था हम इनविंसिबल हैं, इनवल्नरेबल हैं, हम चंद घंटों में ये कर देंगे, वो कर देंगे और वो आपने देखा कि वो कुछ भी नहीं हो सका। अभी 8 दिन हो गए ऐसा मुल्क जो ज़ाहिर है मिलिट्री सैंक्शंस के अंदर है, पिछले 47 सालों में मिलिट्री हार्डवेयर ना होने के बराबर है, तो उससे सरप्राइज़ दिया हुआ है। जो आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो स्ट्राइक करना शुरू किया है, आई एम श्योर उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी। उन्होंने तो देखिए कंडीशन अटैच की थी कि अगर आपके एयर बेसिस से हम पर एक वॉर एफर्ट जनरेट नहीं होती तो हम आपको हमला नहीं करेंगे। और बहुत स्मार्ट मूव की थी। कल मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था, जितने चैनल पर मैं गया तो मैं बड़ा हैरान था पॉजिटिवली कि ईरान ने बहुत स्मार्ट मूव की है कि तमाम अरब मुल्कों से माफी कर मांग ली है और कहा है कि हम आपको नहीं कुछ कहेंगे अगर आइंदा आप हमारे साथ ना करें तो। ये बहुत स्मार्ट मूव थी क्योंकि जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट और एक ट्रस्ट डेफिसिट तो हो रहा था और बहुत ज्यादा उन्होंने मैसेज भी दे दिया रीच करके। उन्होंने बहुत सिंबॉलिक फायरिंग की थी पहले, उन्होंने इससे पहले बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन नहीं की मिडिल ईस्ट में। और ये बताना ही मकसद था कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे हमारे मुखालिफ तो हम हिट बैक करेंगे आपको। तो एक अमेरिका और इसराइल तो अपने ऑब्जेक्टिव पता नहीं कब दिखा पाएंगे। कोई वॉर ट्रॉफी ईरान ने हासिल करना शुरू कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखिए ऑलमोस्ट उनका कंट्रोल है। अरब मुल्कों को उन्होंने डिनाई करके एक मैसेज दे दिया कि हम आपको ऑब्वियसली हिट करेंगे अगर आप वो करेंगे। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो इसराइल और अमेरिका की मैं परफॉर्मेंस देखूं तो उनकी मिथ टूट रही है और ईरान हैरान कुन तौर पर अभी तक सस्टेन कर रहा है। क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने देखिए बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव दिखाने हैं। उन्होंने कहा था हम रजीम चेंज करेंगे, फुट ऑन ग्राउंड करेंगे, कुर्दों को एंटर कर देंगे, न्यूक्लियर साइट तबाह कर देंगे, नेवी को खत्म कर देंगे, एयरफोर्स एलिमिनेट कर देंगे। उनके तो गोल बहुत बड़े हैं। ईरान का एक गोल है, ईरान ने सर्वाइव करना है। ईरान ने अपने आप को खालिद साहब, व्हाट डू यू थिंक कि कितना लंबा अरसा तक ईरान सरवाइव कर सकता है? बिकॉज इट्स नॉट इजी, एक बहुत मुश्किल वॉर है। इसराइल और अमेरिका बहुत बड़ी ताकतें हैं और मुसलसल बमबारी हो रही है। अब तो उनकी जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो वो एरियाज़ हैं जो दुखती नब्ज़ कहलाती है, उस पर टारगेट कर रहे हैं। तो डू यू थिंक सो कि एक लंबे अरसे तक ईरान कैपेबल है कि वो इसको सस्टेन करेगा? नहीं देखिए, सस्टेन का मतलब थोड़ा सा सस्टेन की क्लैरिफिकेशन हम ये कर लें कि उसने उस तरह तो जंग लड़नी नहीं है। उसने उस वक्त तक लड़नी है जब तक पब्लिक प्रेशर ना बिल्ड हो जाए, चाहे अमेरिका और इसराइल के अंदर अपने लोगों का, या ग्लोबल प्राइस इतनी चली जाए ऑयल की, वो इतनी कॉस्ट ज्यादा चढ़ी जाए कि लोग प्रेसिडेंट ट्रम्प को और ज्यादा बुरा भला कहना शुरू करें या उनके खिलाफ हो या एक हाइप क्रिएट हो जाए लोगों के दिनों में। देखिए, अमेरिकन टैक्स पेयर तक तो खामोश रहता है कि हमने टैक्स दिया हुआ है आप जंग कर लें, लेकिन जिस दिन अमेरिकियों को ये पता लगा कि अब ये जो सेंट या डॉलर मैं फ्यूल की वजह से दे रहा हूं वो ईरान जंग की वजह से है। तो दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट आप नोट करें कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज है उसमें उन्होंने सी अपना कंट्रोल रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी हम गुजरने नहीं देंगे। एक और सिम्टम देखे, अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर ने कल कहा था कि जितने शिप्स या शिपिंग कंपनियों को हम कह रहे हैं कि हम कंपनसेशन देते हैं आपको इंश्योरेंस की, हम आपको एस्कॉर्ट करते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। ये क्या मतलब है? एक सुपर पावर है बुनियादी तौर पे, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि उसकी इंश्योरेंस को भी कोई नहीं मान रहा, उसके एस्कॉर्ट को भी ट्रस्टेड कोई नहीं समझता। तो आई थिंक ईरान का स्ट्रक्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत फैला हुआ है। ये बहुत वसी 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 33 के करीब डिस्ट्रिक्ट है। तो आई थिंक वो रेजिस्टेंस डाइल्यूटेड करेगा, लेकिन उसका मकसद ही सस्टेन करना है। जितनी आप प्रोलॉन्ग होगी अब के बाद से, वो अमेरिका और इसराइल को नुकसान होगा। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले में अगर देखें चाइना और रशिया का रोल? हमने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर देखी थी जिसमें रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से बात हुई कि वो चाइना को फराम कर रहा है, फिर ईरान को फराम कर रहा है। और फिर अगर चाइना की बात की जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है, चाइना का जो ऑयल है वो वहीं से आता है। ईरान दो के क्लेम कर रहा है कि हम चाइनीज़ शिप को नहीं रोकेंगे, लेकिन कब तक ये ईरान भी बर्दाश्त करता रहेगा? अल्टीमेटली क्या आप समझते हैं कि ड्रैग हो जाएंगे रशिया और चाइना ना चाहते हुए भी?
देखिए, रूस का तो अमेरिकी सदर ने अभी भी कहा है कि रूस हेल्प कर रहा है, टारगेट बता रहा है। तो अगर टारगेट बता रहा है, तो वो एक्यूरेट टारगेट बता रहा होगा तभी उनको तकलीफ हुई है। अगर वो टारगेट गलत बता रहा होता या उनकी फायरिंग ना हिट नहीं लग रही होती या उसकी डिस्ट्रक्शन ना कॉज कर रहे होते इजरायली या अमेरिकन एसेट्स के ऊपर ईरानियन मिसाइल्स, तो फिर ये उनको कहने की क्या जरूरत थी? बल्कि उनको कहना ही नहीं चाहिए था। जब आप कहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते थे कि ना जाए, वो उसका जिक्र किया आपने। तो मेरा ख्याल है टेसिटली तो ईरान और इवन की फेवर में रूस और चीन दोनों मौजूद हैं। चीन एक और काम कर रहा था जो इस जंग से तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने देखी थी। उन्होंने बहुत रियल टाइम एक सैटेलाइट की पिक्चर्स रिलीज की थी, तमाम उन बेसिस की जहां पर अमेरिकी जहाज खड़े थे मिडिल ईस्ट में आकर। तो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। अगर किसी को पिन पॉइंट ईरान को पता चल जाए तो वो मैसिव हिटिंग कर सकते हैं। जैसे वफाक एक एयरबेस है जॉर्डन का, वहां बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट C-130 और C-17 जहाज खड़े थे, 52 के करीब फाइटर जेट खड़े थे। इतना क्लोजली देखा जा सकता था। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर चाइना देता रहे तो आई थिंक बहुत ज्यादा मदद करेगी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी के बनाते वक्त ईरान को। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिलेशन अमेरिका और इंग्लैंड के जो अभी एक सर्दी का शिकार हैं? उसकी वजूहत ये हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट किया है कि हम जो है जीती हुई जंगों में उन इत्तेहादियों के शुक्रगुजार नहीं हो सकते जो हमारे साथ खड़े ही नहीं हुए। तो दो जहाज़ जो उन्होंने भेजे थे, तो बड़ा तंजिया ट्वीट किया, आपकी मेहरबानी, ये जहाज़ ना भी भेजते तो हम ये जंग जीत चुके हैं। जी, वो सिंबॉलिकली, क्योंकि एथिक्स कहीं कहीं जिंदा हैं। जैसे स्पेन का बहुत ज्यादा लीडरशिप ने फैसला किया कि हम नहीं पढ़ेंगे और आउटराइटली उन्होंने डिनाई कर दिया है। प्रेशर अब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का बहुत है, ज़ाहिर है। उनको पता है कि कल इन्हीं मुल्कों के पास तो डिफेंस हमने जाके करना है, यानी अमेरिका ने जाके करना है। तो उनको ये भी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कल को कोई और मुल्क हमारे पर चढ़ दौड़ा तो हमने भी अमेरिका को याद करना है। क्योंकि आपने देखा जब से नेटो बना है, तमाम की तमाम डिफेंस तो ऑलमोस्ट, ये जो वेस्टर्न मुल्क हैं, यूरोपियन मुल्क हैं, उनका सारा डिफेंस तो अमेरिका ने आउटसोर्स किया हुआ है अपने पास। तो जब इतना कुछ किया हुआ है तो शायद वो प्रेशर में जल्दी आ जाते हैं। इंग्लैंड ने भी थोड़ा सा प्रेशर लेने की कोशिश की, फिर वो फेयरफील्ड बेस अपना हवाले कर दिया है। चाहे वो 2 बेसिस के लिए किया, लेकिन सिंबॉलिकली सही, लेकिन काउंट तो वो होंगे ना कि उन्होंने मिलिट्री में कंट्रीब्यूशन शुरू कर दी है। लेकिन प्रेशर काम कर रहा है अमेरिकी सदर का। एक और चीज नोट करें कि एलिमेंट ऑफ रोजाना की बुनियाद पर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने गोल पोस्ट बदल रहे हैं। आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो विकेटों को अगर बॉल ना लगी हो तो विकेट नहीं आप हटाते, दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, आप बॉलिंग बेहतर करते हैं। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट को ये भी हुआ है। नेतन्याहू इस वक्त जर्मनी और मेरा ख्याल है ग्रीस के दौरे पर निकले हुए हैं। जंग के दौरान कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो दूसरे मुल्कों के दौरे करता है? इसका मतलब है कुछ अनप्लेजेंट चीजें हो रही हैं जो उनको जी फेवर नहीं कर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खालिद साहब मौजूद थे। एक और स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जाती हैं और उनमें फिर लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। इस फ्रॉड होने के बाद नैब में केसेस चलते रहते हैं, लंबी लंबी तारीखें पड़ जाती हैं, एक्यूज को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, लोगों की जमा पूंजी डूब जाती है और लोग बेचारे मारे मारे फिरते हैं। इस मुल्क के इस निज़ाम के हवाले से एक स्टोरी आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन किया है ताहिर नसीर साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जिस तरह से प्रॉपर्टी की कंपनियां बनाई जाती हैं, वो फ्रॉड होते हैं, ये सबके सामने है। एक और निजी कंपनी जो ब्लू एरिया में था, जिसका ऑफिस स्क्वायर 9 के नाम से, उस कंपनी ने लोगों के साथ फ्रॉड किया। अब वो केस नैब में चल रहा है, उसकी क्या तफसीलात हैं और मुतासरीन जो हैं उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, तो हुकूमत इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है? बहुत शुक्रिया कमर जैदी साहब। देखिए, पाकिस्तान में ना हमेशा से ख्वाब बेचे जा रहे हैं। ये जिस कंपनी की आपने बात की, स्क्वायर 9 इंटरनेशनल, ये कंपनी थी, वलीद मलिक इसका ऑनर था और कमोबेश 6.5 बिलियन का इन्होंने स्केम किया है। और इस स्केम में आपके हमारे बहुत से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। फिर बहुत सी ऐसी आर्मी के जो शहदा है, उनकी बेवा खवातीन, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। क्योंकि जब ये लोग कोई ऑफिस बनाते हैं या कोई कंपनी बनाते हैं, तो उसके बाद ये बड़े बड़े ऑफिस रेंट पे लेते हैं, गन किराए पे लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ये रेंट पे लेते हैं और उसके बाद ये मार्केट में कूद पड़ते हैं। गो के इनके पास इनका ना तो कोई फिजिकल प्रोजेक्ट होता है, ये इनका जो नौसरबाजी का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। ये कोई भी स्पेस देखते हैं, वहां पे ज्वाइंट वेंचर करते हैं, ज्वाइंट वेंचर करने के बाद ये इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च कर देते हैं। और उसके बाद होता यह है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टीजमेंट करते हैं। आपको मालूम है कि सोशल मीडिया, आपका टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ पे बूस्ट लगाए जाते हैं। बूस्ट लगाने के बाद इनकी जो टारगेट मार्केट होती है, ये जो इस तरह के प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनकी हमेशा से रही टारगेट मार्केट ये ओवरसीज पाकिस्तानी रहे या रिटायर्ड ऑफिसर्स रहे। क्योंकि ख्वाब बेचने में जब ख्वाब बिकते हैं तो इनके पास पैसे ताहिर ह्यूज नसीर अमाउंट साहब, इकट्ठी जो करते हैं। लोग होते हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं, फिर उसके बाद
जब ये केस चलता है नैब में, तो हम ये देखते हैं कि नैब में राइट नाउ केस गया हुआ है, लेकिन लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं इसकी, और इसमें जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो कोई मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? देखिए, नैब में ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज ने एप्लीकेशंस दी, प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन अभी तक वो फाइल जो है उसको, क्योंकि जो वलीद मलिक है ना स्क्वायर 9 इंटरनेशनल का, जिस तरह बहरिया टाउन के मलिक रियाज कहते थे कि वो अपनी फाइल को पहिए लगा देते हैं, तो वलीद मलिक ने ऐसे पहिए लगा दिए हैं कि वो फाइल हिलजुल नहीं कर रही। जो फैक्ट्रीज है वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, ऑफिस के दरवाजे भी खटखटाते हैं, लेकिन अभी तक ना तो किसी का क्लेम अप्रूव हुआ, ना ही किसी को पैसे मिले। गो के वलीद मलिक के खिलाफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं, उनमें वो प्रोक्लेम ऑफेंडर भी है, लेकिन इसके बावजूद वो धड़ल्ले से घूम रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि पाकिस्तान में जब तक पैसा फेंकता रहेगा उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और मुबैना तौर पर हमें जो इत्तला मौसूल हुई है कि स्क्वायर 9 इंटरनेशनल के हवाले से जो रेफरेंस, तो अभी क्या, अभी जो इंक्वायरी है वो भी इंक्वायरी सरद खाने की नजर हो रही है, क्योंकि जो दरखास्त गुजार है वो इतनी बड़ी तादाद में है, वो जाके नैब के ऑफिस में वो थक चुके। अब जो डिप्टी चेयरमैन नैब आए हैं सुहेल नासिर साहब, उनकी जानिब से ये मालूम हुआ है कि वो जो इस तरह के स्कीम्स हैं उनके हवाले से उन्होंने एक वर्कआउट मुकम्मल किया, और बहुत जल्द, क्योंकि अब लोगों की एक आस, एक उम्मीद सामने आ चुकी है कि डिप्टी चेयरमैन नैब जो है सुहेल नासिर साहब ऐसे जो स्कीमर्स हैं इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द उम्मीद जो है कि सुहेल नासिर साहब जब तक नैब में रहेंगे तो ये जो स्क्वायर 9 के फैक्ट्रीज हैं इनको बहुत जल्द पैसे भी रिफंड होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनको अभी तक कुछ भी पैसे फैक्ट्रीज को नहीं मिले। उनकी जिंदगी भर की वो जमा पूंजी वलीद मलिक लेके भागा हुआ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ताहिर नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। फिलहाल इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।